देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा BHIC 114 जो आपकी ये बुक रहने वाली है, ठीक है। इसका अब हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो इसका है 9 रहेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है? औपनिवेशिक आधिपत्य के प्रारूप 2 पार्ट है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे जैसे क्या है, अर्ध उपनिवेशवाद का अभ्युदय, यानी अर्ध उपनिवेशवाद क्या होता है, यानी पूरा तरह से उपनिवेश नहीं है, अर्ध उपनिवेश भाई मतलब आधा उपनिवेश बना रखा है, ठीक है। और दूसरा रहेगा अप्रत्यक्ष शासन के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे, कहां कहां पर अप्रत्यक्ष शासन चल रहा था, जैसे चीन में, लैटिन अमेरिका में, ओटोमन साम्राज्य और ईरान में अगर आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष शासन हम लोगों को वहां पर दिखाई देता है। अब देखिएगा अर्ध उपनिवेशवाद का अभ्युदय, देखिएगा अप्रत्यक्ष शासन की व्यवस्था के उदय के अनेक कारण थे, यानी जो अप्रत्यक्ष शासन था उसके उदय के बहुत सारे रीजन हैं। बहुपक्षीय व्यापार में वृद्धि, परस्पर विरोधी साम्राज्यवादी हितों में सामंजस्य स्थापित करना और कुछ परिस्थितियों में प्रत्यक्ष शासन की तुलना में अप्रत्यक्ष शासन करने में होने वाले कम खर्च जैसे कुछ कारक इसके उत्तरदायी थे। कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे जो अप्रत्यक्ष शासन था उसका उदय इसलिए हो गया क्योंकि प्रत्यक्ष शासन की तुलना में जो अप्रत्यक्ष शासन था उसमें खर्चा कम होता था। क्या था? खर्चा कम होता था। दूसरा, बहुपक्षीय व्यापार बढ़ रहा था और जो विरोधी शक्तियां थी ये भी कारण है। इसलिए कह सकते हैं प्रत्यक्ष शासन की तुलना में अगर आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष शासन यानी अर्ध उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई 1860 के दशक के आसपास। अर्ध उपनिवेशवाद का उदय हुआ कब से? 1860 के आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो किसका उदय हुआ है? अगर हम लोग देखेंगे अर्ध उपनिवेशवाद का यहां से क्या है, उदय हमको दिखाई देता है। इसी तरह बहुपक्षीय व्यापार का भी उदय हुआ, यानी अर्ध उपनिवेशवाद के साथ अगर आप देखेंगे तो बहुपक्षीय व्यापार अमेरिका गृह युद्ध के कारण हुई आर्थिक तेजी और जो स्वैर नहर का निर्माण भी अर्ध उपनिवेशवाद के उदय के लिए उत्तरदायी है। यानी अगर आप देखेंगे तो आर्थिक तेजी जो है यार, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो अर्ध उपनिवेशवाद के उदय के कारण हम कह सकते हैं ये हैं। अब हम बात करेंगे हम लोग अर्ध उपनिवेशवाद के उदय में क्या क्या, जैसे मुक्त व्यापार। अर्ध उपनिवेशवाद में अगर आप देखेंगे तो मुक्त व्यापार हो गया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया था ना कि भाई मेरे कि जब भारत में खाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ओनली ब्रिटेन के तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी तो उसको हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी का एकाधिकार हम लोग बात करते हैं ना, सिंगल राइट जिसको हम एकाधिकार बोलते हैं, एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। लेकिन आगे के समय में अगर आप देखेंगे तो भारत में मुक्त व्यापार आया, यानी ब्रिटेन की तरफ से या कह सकते हैं इंग्लैंड के कह लीजिए अंग्रेजों के साइड से वहां की अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार करने लगी। उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मुक्त व्यापार। यानी अगर कहने का मेरा मतलब अर्ध उपनिवेशवाद में क्या आपको दिखाई देगा? मुक्त व्यापार होगा। यानी यहाँ पर एक कंपनी दो कंपनियों का कब्जा नहीं रहता, बल्कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं जिसने उपनिवेश बना रखा उसके यहाँ वो क्या करती हैं, अपना व्यापार करती हैं। मुक्त व्यापार का सिद्धांत पूर्ण औपनिवेशिक के समान ही अर्ध उपनिवेश के लिए उतना ही घातक था। औद्योगिक क्रांति की सफलता के बाद, यानी जब औद्योगिक क्रांति की सफलता के बाद पश्चिमी दुनिया में जब ब्रिटेन के आर्थिक वर्चस्व मिल, यानी ब्रिटेन को पश्चिमी दुनिया में अगर आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन को आर्थिक जो वर्चस्वता थी उसमें सफलता मिली तो वह मुक्त व्यापार की बात करने लगा, जिसके तहत व्यापार करने वाले सभी देशों द्वारा विदेशी व्यापार पर भी सभी प्रकार के शुल्क कर हटा दिए जाने लगे। जैसा कि कई राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा एक मिथ्या उदाहरण थी। मुक्त व्यापार में केवल इंग्लैंड को ही फायदा पहुंचा था। मुक्त व्यापार व्यवस्था आदर्श रूपों में उसी स्थिति का काम कर रही थी जब सभी देश आर्थिक विकास के एक स्तर पर खड़े होते हैं। कहने भाई विकास के स्तर पर सभी देश खड़े नहीं थे, लेकिन कह रहे हैं भाई जो मुक्त व्यापार की अगर आप देखेंगे जो अवस्था है वो सही नहीं उसको माना जा रहा, क्योंकि मुक्त व्यापार से खाली इंग्लैंड को फायदा हो रहा था और किसी को भी कह सकते हो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अगर हम लोग बात दूसरा अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्ध उपनिवेश में, दूसरा उसमें एक चीज आता है
जटिल परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष शासन को, यानी जब जटिल परिस्थिति, जैसे मान लो भाई कहीं पर आप लोगों ने, जैसे मान लो भारत भाई इंग्लैंड का गुलाम है, या कह सकते हो एक प्रकार से उपनिवेश बना रखा है ब्रिटेन के लोगों ने, तो भाई जटिल परिस्थिति, जब मुश्किल परिस्थितियां पड़ती हैं तो वहां पर अप्रत्यक्ष शासन को ज्यादा प्राथमिकता मिली। ठीक है, जिन देशों में अलग अलग जातीय पृष्ठभूमि के लोग रहते थे वहां कई प्रकार की सांस्कृतिक राजनीतिक प्रथाएं मौजूद थी। जैसे भाई किसी देश को अगर किसी ने गुलाम बना लिया और वहां पर अलग अलग जाति है, अलग अलग जनजाति है, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो वहां पर कह सकते हैं उन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष शासन लागू किया जाता, यानी जैसे मान लो कि अंग्रेजों ने भैया भारत को गुलाम बना लिया तो डायरेक्ट ब्रिटेन शासन नहीं करेगा, वो लोग क्या करेंगे, कोई अपना आदमी यहाँ बैठा के चला जाएंगे, या यहीं का कोई आदमी होगा जो उनका एक प्रकार से कह सकते हो उनका प्रिय व्यक्ति या उनका सपोर्टर कोई बैठा होगा, इसी को हम अब इस प्रकार से होता। यानी अप्रत्यक्ष शासन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो भाई कि किसी, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो ब्रिटेन ने भारत को भाई गुलाम बना लिया, ठीक है, और भारत में भाई अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग जनजाति के लोग हैं, अलग अलग सबका संस्कृति या कल्चर है, तो यहां पर उनके लिए शासन करना ब्रिटेन के लिए, अगर मान लो परिस्थितियां अच्छी नहीं है तो लोग क्या करेंगे कि अप्रत्यक्ष शासन करें। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब होता है इनडायरेक्ट शासन में क्या होता है, इसमें यही भारत का किसी व्यक्ति को भाई अलग अलग पद पर पोस्ट पर रख देंगे और वो उनको फायदा देता रहेगा, वो कुछ अपना लेता रहेगा, इस प्रकार से हम जिसको हम लोग यहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन कह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष अगर हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे अर्ध उपनिवेशवाद में क्या होता है भाई मेरे, अप्रत्यक्ष शासन होता है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे परस्पर विरोधी साम्राज्यवादी हितों के बीच टकराव। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो अर्ध उपनिवेशवाद है उसमें हमको क्या दिखाई देता है, जो परस्पर विरोधी साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं उनमें बहुत ज्यादा विरोध होगा, सामंजस्य की स्थिति देखिएगा, साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण अर्ध, यानी कह सकते जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, ठीक है भाई, जो विस्तार, अरे एक बात बताओ, यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही था जो देशों को गुलाम बनाता था, उपनिवेश बनाता था, ब्रिटेन तो नहीं था भाई, जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, और भी सारे देश थे जिन्होंने अपना कोलोनिज्म किया और देशों को गुलाम बनाया और वहां का लूट खसोट कर लिया। ठीक है, तो ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उनमें एक प्रकार से जब कंपटीशन बढ़ा, ठीक है, तो भाई वहां पर कह सकते अर्ध उपनिवेशवाद का उदय हुआ। ओटोमन साम्राज्य इसका अच्छा उदाहरण है। यूरोप के बीमार आदमी अर्थात तुर्की के मामले में ब्रिटेन और रूस के प्रतिद्वंदीपूर्ण साम्राज्यवादी हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए। यही बात चीन पर भी लागू होती है, जहां खासकर रूस मंचू शासन को हटाए जाने की अपेक्षा उसे कायम रखने पक्ष में था, क्योंकि उसे हटाए जाने से चीन पर अंग्रेजों का नियंत्रण मजबूत हो जाता। वहां जापानी और जर्मन का भी स्वार्थ लौटा। लैटिन अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता, इसी कारण से उन सबको हटाने का प्रयत्न, यानी कह सकते हैं अगर आप देखेंगे भाई जो हम लोग अर्ध उपनिवेशवाद की बात कर रहे हैं, अर्ध उपनिवेशवाद की शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि जो साम्राज्यवादी शक्तियां अगर आप देखेंगे तो उनमें एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत कंपटीशन, भैया कौन किसके देश को गुलाम बनाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप लोग देखेंगे ना, चीन ने भैया जापान ने मंचूरियन पर हमला कर दिया और मंचूरियन को कब्जा कर लिया, तो इस प्रकार से भाई अगर चीन पर अगर जापान का अगर मान लो अगर थोड़ा नहीं करता तो उस पर ब्रिटेन कब्जा कर लेता। तो इस प्रकार से यानी कह सकते हैं जो परस्पर विरोधी शक्तियां, जो विरोधी शक्तियां उस समय सेकंड वर्ल्ड के बाद अगर आप देखेंगे तो भाई साम्राज्यों को अलग अलग अपने साम्राज्य बना लो, उपनिवेश बना लो, तो सब अपने उपनिवेश खड़े कर रहे हैं। तो इस कारण से अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या हो रहा था, एक प्रकार से परस्पर विरोधी जो शक्तियां थी उनमें टकराव की स्थिति बन रही थी, लड़ाई झगड़ा बहुत बन रहा था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अर्ध उपनिवेशवाद की हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, शुरुआत होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। अगला पॉइंट देखेंगे हमारा क्या रहेगा, 9.3 क्या रहेगा, अप्रत्यक्ष शासन के कुछ उदाहरण देखेंगे भाई मेरे, अप्रत्यक्ष शासन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो भैया अप्रत्यक्ष शासन सबसे पहले चीन में भी अपन देखो, चीन भी गुलाम रहा लंबे समय तक, चीन भी गुलाम रहा किसका, यूरोप के लोगों का, ठीक है, और यूरोप के लोगों ने भारत जैसा चीन में शासन नहीं किया, वो इनडायरेक्ट शासन करते थे। ठीक है, देखिएगा अर्ध उपनिवेशवाद की स्थापना के संदर्भ में सबसे पहले हम चीन का उदाहरण सामने रखेंगे। चीन के मंचू शासन ने आरंभ से ही पश्चिमी शक्तियों का जमकर विरोध किया और बार-बार कहा भाई कि अगर आप देखेंगे जो चीन में मंचूरियन जो है वहां के शासन
जब हो रहा था और पश्चिम के लोगों ने किया तो उसका जमकर विरोध किया और पश्चिम के लोगों को वहां वहां बर्बर कहा गया। चीन के सम्राट ने विदेशियों को चीन के एक क्षेत्र में ही रोके रखने के लिए सभी संभव उपाय किए और 18वीं शताब्दी के बाद कई वर्षों तक यूरोपीय व्यापारियों केवल कॉटन शहर के जरिए ही चीन से व्यापार करने की अनुमति मिलती थी। साम्राज्य बीजिंग के बिल्कुल दूसरे छोर पर स्थित था। पश्चिमी व्यापारियों को केवल चीनी व्यापारियों के साथ संबंध थे, न कि सरकारी अधिकारियों के साथ थे। चीन से होने वाली प्रमुख निर्यात कपड़ा जैसे रेशम, चाय, कॉटन से कम 500 मील दूरी तक जमीन के रास्ते ले जाना पड़ता था, क्योंकि चीनी सरकार को यह आशंका थी यदि सामान नौका द्वारा भेजा गया तो व्यापारी सीमा शुल्क बचाने का प्रयास करेंगे। यूरोपीय व्यापारी केवल कपड़ा जोड़ने के महीनों में कोट आते थे। चीन नौकरी नहीं रख सकता था, पालकी में नहीं बिठा सकते थे, वो अपनी पत्नी साथ नहीं ला सकते थे। उन्हें चीन सम्राट के गौतम का भी सामना करना, अर्थात उन्हें घुटने के बल बैठ करके चीनी सम्राट के सामने सिर जमीन पर लगाना पड़ता था, जिसे वह पसंद नहीं करते थे। यानी कहने का मतलब क्या कि भाई चीन जो था, चीन में विदेशियों ने, यूरोप के लोगों ने, कह सकते भाई मेरे, वहां पर एक प्रकार से अगर आप देखेंगे अप्रत्यक्ष शासन किया, क्योंकि उनको वहां पर शासन करना इतना ज्यादा मुफीद नहीं था, क्योंकि चीन के लोग भाई विदेशियों को पसंद नहीं करते। उनको लगता था कि भाई हमें गुलाम बना लेंगे। फिर भी कह सकते कि जो मंचूरियन है, जो मंचू है, वहां पर चीन पर कह सकते हो कि पश्चिम यानी जो यूरोप के लोग हैं उन लोगों ने शासन किया, और वो भी कैसे शासन किया जी? अप्रत्यक्ष शासन किया। क्योंकि चीन में जो विदेशी हैं, जो अंग्रेज हैं, जो यूरोप के लोग हैं, उनको व्यापार करने की बहुत ज्यादा अनुमति नहीं, बहुत ज्यादा छूट नहीं है। उनके साथ इतना बहुत नियम कानून बहुत कड़े थे ताकि वह चीन को गुलाम ना बना सके। इसलिए अगर आप देखेंगे पूरे चीन को कभी भी यूरोप के लोग गुलाम नहीं बना सके। सिर्फ वो भाई मंचूरियन के कुछ इलाके को गुलाम बना चुके थे, और वहां पर भी कह सकते पश्चिम के लोग यानी यूरोप के लोगों ने अप्रत्यक्ष शासन कह सकते हम लोगों को चीन में देखने को मिलता है। क्योंकि चीन पहले से सजग था कि भाई देश गुलाम बन जाएगा, तमाम चीजें हो सकती हैं, इसलिए चीन में अगर आप देखेंगे तो चीन गुलाम तो रहा है, लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट शासन उन लोगों ने नहीं किया। यहां पर हम लोगों को इनडायरेक्ट शासन जो है चीन में देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष शासन का एग्जाम्पल हमें चीन को कह सकते हैं। दूसरा जो शासन अप्रत्यक्ष शासन का भैया लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के साथ अलग प्रकार की घटना रही। 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में उसने अपने को स्पेन और पुर्तगालियों से प्रत्यक्ष शासन से मुक्त कर लिया। यानी अगर 19वीं शताब्दी में उसने स्पेन और पुर्तगालियों से खुद को अलग कर लिया। किसने? लैटिन अमेरिका ने। इस आजादी के बाद उसका साम्राज्यवादी शोषण शुरू हो गया। किसका? लैटिन अमेरिका का साम्राज्यवादी शोषण। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि हाल में आजाद हुआ था, उसके वर्चस्व का खतरा उसके ऊपर मंडरा लेगा। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के नजदीक था। अमेरिकियों ने यहां स्वाभाविक रूप से अप्रत्यक्ष शासन को प्राथमिकता दी, क्योंकि वह खुद उपनिवेशवाद को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते थे। यानी कह सकते भाई लैटिन अमेरिका पर अमेरिका के लोगों ने अप्रत्यक्ष शासन किया, इनडायरेक्ट शासन किया। स्वयं जाकर के शासन नहीं करने लगे, बल्कि वहां पर कोई अपना व्यक्ति बिठा दिया, कोई अपना नुमाइंदा बिठा दिया, या वहीं के लोग जो थे उसी में से किसी को उठा करके शासन करवाने लग गए, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता हासिल की थी। परंतु मुनरो सिद्धांत लागू किए जाने से यह तय हो गया कि कोई भी दूसरी पश्चिमी शक्ति इस इलाके में, जिसे अमेरिका का पिछला आंगन कहते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। जिसे 1923 में लागू किए गए सिद्धांत में कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य या दक्षिण अमेरिका में किसी भी पुराने औपनिवेशिक शासन की स्थापना या विस्तार करने का विरोध करेगा। किसी भी यूरोपीय शक्ति को इस गोलार्ध में अपना प्रभुत्व बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने जो लैटिन अमेरिका पर शासन किया, वो भाई एक प्रकार से अप्रत्यक्ष शासन किया, इनडायरेक्ट शासन किया, डायरेक्ट शासन नहीं किया, प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, क्योंकि अमेरिका जो था वह भाई एक प्रकार से उपनिवेशवाद के खिलाफ था। तो अमेरिका स्वयं किसी को गुलाम बना करके उसको गुलाम तो बना नहीं सकता था, ठीक है, उसका शोषण तो कर नहीं सकता था। इसलिए अमेरिका के लोगों ने लैटिन अमेरिका में कह सकते हो कैसा शासन किया जी? अप्रत्यक्ष शासन किया। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें कहां पर अप्रत्यक्ष शासन रहा, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य कह सकते हैं कि एनाटोलिया यानी वर्तमान जो तुर्की है, बाल्कन राज्य है, जैसे ग्रीस, सर्बिया
है, ये सारे देश हैं और मिस्र, सीरिया शामिल हैं। आमतौर पर यह माना जाता कि 17वीं शताब्दी के बाद ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया कि और उन्मुख था, परंतु कामुक और मतानुसार यह आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक विघटन प्रतीत होता है। परंतु ओटोमन साम्राज्य के विविध क्षेत्र शामिल थे जिसके बारे में कोई सामान्य धारणा नहीं बताई जा सकती। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 17वीं शताब्दी के दौरान खास तौर पर यहाँ हस्तशिल्प उत्पादन में गिरावट आई। वहीं 18वीं शताब्दी के दौरान बाल्कन राज, पश्चिमी और सीरिया से यूरोप से कृषि निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई। नेपोलियन युद्धों के बीच यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ा, परंतु यह पूरा साम्राज्य बढ़ते हुए यूरोपीय व्यापार में शामिल नहीं हो पाया। इसमें बाल्कन राज्य और मिस्र ही भागीदार बन पाए। कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो ओटोमन साम्राज्य में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी भाई मेरे अप्रत्यक्ष शासन चला। किसका? ब्रिटेन के लोगों का चला, इंग्लैंड के लोगों का चला, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं भाई मेरे डायरेक्ट शासन नहीं था, जिसको आज हम तुर्की बोलते हैं। वही ओटोमन साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, जी, जहां पर कह सकते हैं एक प्रकार से मुस्लिम साम्राज्य है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन इनडायरेक्ट शासन किया, क्योंकि डायरेक्ट शासन यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड के बाद सेकंड वर्ल्ड से पहले की जो परिस्थितियां हैं, अगर आप उन परिस्थितियों को देखेंगे या उसके बाद देखेंगे तो कई सारे देशों ने भाई उपनिवेश तो बना लिए, ठीक है, लेकिन वहां पर डायरेक्ट शासन नहीं किया। वहां पर ही अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट शासन हम लोगों को क्या है देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे ईरान, ईरान में भी अगर आप देख, फारस, ईरान को पुराने तब ईरान का यही नाम था फारस। ओटोमन साम्राज्य की स्थिति लगभग एक सी थी। मध्य युग में ओटोमन और फारस साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। कौन सा भैया? ईरान और जो फारस है। ईरान का पहले नाम फारस था, ठीक है, और ओटोमन साम्राज्य इसका अब नाम तुर्की हो गया है। तो यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो यानी फारस को हो जिसका पुराना नाम भैया यानी ईरान को हो जिसका पुराना नाम फारस है, और आप लोग तुर्की को जिसका पुराना नाम ओटोमन साम्राज्य है। दोनों ही क्या है? मुस्लिम साम्राज्य हैं, ठीक है। 16वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य के समय ईरान के शाहों ने पूर्वी बाजारों में यूरोपीय व्यापारियों का स्वागत किया, क्योंकि उसमें व्यापार की वृद्धि हुई। इससे पहले यूरोपीय शक्तियों के शासन के बीच समान शर्तों पर समझौता हुआ, परंतु जैसे जैसे पश्चिम की सैन्य शक्ति मजबूत होती चली गई, वैसे वैसे पश्चिमी वर्चस्व सामने आया। ईरान शासक भी अपने क्षेत्रों में यूरोपीय सैन्य और नागरिक प्रौद्योगिकी को शामिल करना चाहते, परंतु यह प्रौद्योगिकी काफी महंगी थी। इसके लिए उन्होंने विदेशी बैंकों से ऋण लेना पड़ा। धीरे धीरे कह सकते ईरानी सरकार ब्रिटिश और रूसी बैंकों के कर्जदार हो गए। विदेशियों की सीमा शुल्क से संबंधित कार्य सौंपा गया, उन्हें ईरान के वित्त मंत्रालय का परामर्शदाता बनाया गया। रूस, ब्रिटेन और रूस के आपसी वैमनस्य का अविश्वास के कारण ही चीन के समान ईरान में भी विदेशियों के कब्जे से बचा रहा। इसका फायदा उठाकर के ईरान एक के शासक ने साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति को किसी न किसी बहाने लड़ाते थे। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार कहते हैं कि आंग्ल रूसी शक्ति जो थी उस संतुलन के कारण ईरान के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अगतिशील बना रहा। यानी कह सकते हैं ईरान में भी अगर आप देखेंगे तो आप प्रत्यक्ष शासन हमको दिखाई देता है। यहाँ पर खास तौर से भाई मेरे दो, ब्रिटेन और रूस इसको एक प्रकार से गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन गुलाम कभी बना नहीं पाए। और यहाँ पर भी उन लोगों ने कह सकते हैं एक प्रकार से अप्रत्यक्ष शासन किया, प्रत्यक्ष शासन कभी नहीं कर पाए, क्योंकि कह सकते हैं कि ईरान का जो राजा था वो बड़ा ही चालाक था और भाई एक ब्रिटेन को और रूस को आपस में लड़ाता भिड़ाता रहता था और इसका वो फायदा उठाता रहता था। यानी ब्रिटेन और रूस के लोगों ने ईरान में भी कह सकते हो कि आप प्रत्यक्ष शासन ही किया, क्योंकि वहां कभी भी वह लोग प्रत्यक्ष शासन नहीं कर पाए। यानी ईरान को ही इससे कह सकते ज्यादातर फायदा हुआ। अगर आप देखेंगे तो इससे ब्रिटेन को और रूस को ज्यादातर फायदा हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 9 था, इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है वो समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, क्योंकि अगला भी चैप्टर हमारा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक आयाम। इसमें हम लोग देखेंगे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, यहाँ पर देखिएगा साम्राज्यवाद में हम जो लोग देख रहे हैं, जैसे शिक्षा और भाषा। साम्राज्यवाद में शिक्षा और भाषा क्या रहती है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। साम्राज्यवाद के निर्माण में मादक पदार्थों की भूमिका। कहीं भी अगर साम्राज्यवाद फैलता भाई ना, वो नशे वशे का, मादक पदार्थ मतलब नशे का बड़ा प्रचार करता। तुम सबने ये भी सुना होगा ना कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तो हमारे देश में भाई शराब की दुकानें नहीं थी, उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। साम्राज्यवाद में अगर आप देखें शिक्षा और भाषा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, कि भाई जहां अगर कोई
कहीं पर साम्राज्यवाद का अगर उपनिवेशवाद आएगा तो भाई वहां की भाषा ही बदल देगा, शिक्षा ही बदल देगा, उस संस्कृति पर भी अलग प्रभाव पड़ता है। तो कहीं पर भी अगर साम्राज्यवादी शक्तियां आती हैं या कोई देश उपनिवेश बनता है तो भाई वहां की शिक्षा पर, वहां की भाषा पर, वहां के खेल कूद पर, वहां की संस्कृति पर और मादक पदार्थों की, मादक मतलब यानी एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं जो नशा वसा है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तुम सबने जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया ना कि भाई अंग्रेजों से पहले हमारे देश में शराब की दुकानें नहीं थी और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर भाई शराब की दुकानें खोल दी ताकि भारत के लोगों का वो जो एक प्रकार से कह सकते हैं शराबी एक प्रकार से नेचर हो जाए, यानी नशा का बड़ा बढ़ावा देता जो साम्राज्यवादी शक्तियां होती है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक तो साम्राज्यवाद में क्या हुआ, एक अगर आप देखेंगे ईसाई धर्म और ईसाई मिशनरी की कला। देखो भाई, साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे जैसे कह सकते हो कि पैर पसारती हैं तो ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, क्योंकि जिन देशों ने साम्राज्यवाद को बनाया, साम्राज्यवाद थे, उपनिवेशवादी थे, वो ज्यादातर ईसाई देश थे। तो ईसाई देश क्या करते हैं भाई, अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, तुम सबने भारत में भी देखा होगा ना कि भारत में भी अंग्रेज आए तो ईसाई धर्म को उन्होंने खूब ज्यादा बढ़ावा दिया, देखा होगा ना भाई, अपने धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे और भारत के लोगों को लालच भी देता था कि भाई तू ईसाई धर्म को अपना ले, ईसाई अगर आप अपना लेंगे तो भाई तुम्हारे लिए ये फैसिलिटी हो जाएगी, तुमको ये फायदा मिल जाएगा, तुमको बना देंगे, कह सकते हैं एक प्रकार से जमींदार बना देंगे। ठीक है, यानी धर्म परिवर्तन को बड़ा ईसाई धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आप देखेंगे धार्मिक बड़ा प्रभावित होता अगर आप देखेंगे तो। इस दूसरा अगर हम लोग जो बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट है साम्राज्यवादी विचारधारा के साधन क्या भैया, शिक्षा और भाषा। भाई जहां पर भी साम्राज्यवादी शक्तियां, अगर आप देखेंगे भारत में तोपों, आधुनिक तकनीक, रेलवे, नई आधुनिक शिक्षा भी आई है। अगर आप देखो भारत में औपनिवेशिक ताकतों सत्ता के साथ पश्चिम शिक्षा और ज्ञान का प्रवेश हुआ। अगर आप देखें भाई भारत में जब अंग्रेजी ताकतें आती हैं तब भारत में शिक्षा और ज्ञान का भी प्रवेश हुआ। अगर आप देखेंगे तो भारत में भाई तोप है, तकनीक है यानी टेक्नोलॉजी है, रेलवे के साथ अगर आप देखेंगे नई शिक्षा भी है। यद्यपि भी भारत पर ब्रिटिश राज थोपा गया था। अगर आप देखो भारत पर जो अंग्रेजी राज है वो थोपा गया था, ऐसा थोड़ी तो भारत के लोग चाहते थे भाई आकर के हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करे, ऐसा तो भारत के लोग चाहते नहीं थे। परंतु फिर भी भारतीय द्वारा उनको दी जाने वाली शिक्षा को स्वीकार किया था। फिर भी अगर आप देखें भारत में अंग्रेज जो शिक्षा देते थे भाई उसे सब मानते थे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार, ईसाई मिशनरी, भारतीय समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत को इस शिक्षा में प्रचार प्रसार, भाई अंग्रेज जो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अगर आप देखेंगे जो सरकार थी अंग्रेजी सरकार, भाई अंग्रेजी शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार करती थी। ईसाई मिशनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म प्रचारक। ईसाई मिशनरी मीन्स होता कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है उसको हम लोग बोलते हैं ईसाई मिशनरी। भारतीय समाज, अगर आप देखेंगे जो भारतीय समाज सुधारक हैं उन्होंने भी अगर आप देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा का भाई खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। और हमारे जो राष्ट्रवादी नेताओं ने इन्होंने भी इसका प्रचार प्रसार में अंग्रेजी शिक्षा प्रचार प्रसार सहयोग किया था। 1930 के दशक में एक बड़ी बहस उत्पन्न हुई थी। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच विवाद हो गया था कि क्या वह भारत में पूर्वी शिक्षा का संरक्षण करें जो परंपरागत और देसी भाषाओं में है तथा पश्चिमी साहित्य और ज्ञान जो कि अंग्रेजी भाषा में उसे प्रोत्साहित करें। हम जानते हैं कि इस विवाद में पश्चिमी शिक्षा के समर्थक जीत गए। वह भारतीय और देशज शिक्षा केवल पौराणिक, अंधविश्वासी, नकली और भ्रामक रूप में देखी जाने लगी। भाई अंग्रेज कहते थे भारत की जो शिक्षा है वो ये पौराणिक है, पुरानी, बहुत पुरानी है, उसमें दुनिया भर का अंधविश्वास भरा पड़ा है, नकली उसको बताते और भ्रामक बताते थे जो आदमी को भटका रही है। मैकाले के अनुसार भारतीय चिकित्सा विज्ञान अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान पद्धति के सामने अप्रतिष्ठित प्रतीत होता है, यानी कहते हैं उसका कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। भाई जो अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान है वो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के सामने उसकी कोई प्रतिष्ठा यानी उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, या उसका कोई महत्व ही नहीं है। यहां तक कि खगोल विज्ञान और अंग्रेजी स्कूलों के हॉस्टल में लड़कियों के लिए हंसी का विषय बन गया था। थॉमस आर के अनुसार ब्रिटिश स्वयं को सर्वोत्तम के रूप में परिभाषित करने के लिए स्वयं को परिश्रमी, उन्नत, तर्कसंगत, प्रबुद्ध और दिखाते थे तथा भारतीयों को कमजोर, अंधविश्वासी और
यथार्थवादी है असभ्य मानते थे। कह रहे हैं भाई जो अंग्रेज थे वो कहते थे, अंग्रेज खुद को कहते थे भाई हम बहुत परिश्रमी बहुत मेहनती लोग हैं। अंग्रेज खुद को कहते थे भाई हम बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत तर्क संगत लोग हैं और उन्नत लोग हैं। और भारत के जो लोग हैं एक प्रकार से कमजोर हैं, अंधविश्वासी आदमी हैं, असभ्य हैं, जिन्हें शिक्षा और सभ्यता सिखाने की आवश्यकता नहीं। अंग्रेज कहते हैं भारतीय के लोग जो हैं बड़े असभ्य टाइप के लोग हैं, ठीक है, और उनको क्या सिखाने की जरूरत है, शिक्षा और सभ्यता सिखाने की आवश्यकता है। औपनिवेशिक शिक्षण संस्थान इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा भारतीयों को सरकारी नौकरी, कानून तथा व्यवसायिक नौकरी के लिए योग्य बनाती थे। भाई भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा को इसलिए अपनाते थे, अंग्रेज जो भारत में पढ़ा रहे थे, क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने से भारत के जो लोग थे वो सरकारी नौकरी हो, कानून हो, व्यवसाय है, इसके नौकरी करने के योग्य बन जाते थे। औपनिवेशिक शिक्षा यह सुनिश्चित करती थी कि वह कुछ ऐसे संज्ञान और सामाजिक कौशल प्रदान करेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होंगे। इस शिक्षा के अन्य कार्य ऐसी देसी अभिजात वर्ग विकसित करना था जो महानगरीय और स्थानीय जनता के बीच बिचौलियों की भूमिका निभाएगा। और अंग्रेज भाई अंग्रेजी शिक्षा का इसलिए प्रचार प्रसार करते थे कि भाई अगर कोई अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेगा, अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाऊंगा तो भाई वो एक टाइप से अंग्रेज ही बन जाएगा, वो अंग्रेजी को बढ़ाएगा और एक प्रकार से अंग्रेजी विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा। तो ये आप देखते हैं, यानी जो औपनिवेशिक विचारधाराएं होती हैं, जो उपनिवेश बनाती हैं, जो गुलाम बनाती हैं, वो भाई शिक्षा में बड़ा बदलाव करती हैं, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगी। दूसरा अगर शिक्षा में देखें तो भाषा का बड़ा योगदान है। भाषा किसी भी समाज में कह सकते भाई मेरे निर्णायक भूमिका निभाती है। भाषा का समाज और संस्कृति के बीच मजबूत संबंध होता है। इसीलिए अगर आप देखो भाई भारत में जब अंग्रेज आए उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा थी उस भाषा को आप लोग कह सकते हैं उन्होंने उस अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। यानी कह सकते हैं भाई वो कौन सी भाषा को बढ़ावा दे रहे, ज्यादातर जो अंग्रेजी भाषा थी जिसको हम आंग्ल भाषा भी कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को उन लोगों ने बढ़ावा दिया ताकि भारत के लोग भी अंग्रेजी की तरह सोचे विचारें। भाषाई साम्राज्यवाद एक अवधारणा है जिसमें अन्य लोगों पर एक प्रभुत्वशाली भाषा आरोपित की जाती है। यानी अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर अपनी भाषा आरोपित की थी, समझ रहे हैं, यानी अंग्रेजी भाषा का यहां लाके थोप दिया, ठीक है। ये होता ही होता है कि कहीं पर भी अगर साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रचार प्रसार होगा तो वहां भैया शिक्षा में, जैसे भारत में शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा आ गई, थोप दी गई, और अगर आप देखेंगे तो भाषा भी अंग्रेजी थोप देगी, हिंदी को कुछ बढ़ावा नहीं मिला, या और जो हमारी अन्य भारतीय भाषाएं थी। अगर आप साम्राज्यवाद में खेलकूद और संस्कृति पर भी काफी प्रभाव पड़ा। भाई भारत में जो खेलकूद थे वो तो आप व्यवहारिक से हो गए। देखो भारत में जैसे हॉकी हॉकी खोला जाता है, तो भारत में खेलकूद में अगर आप देखो अंग्रेजों ने क्रिकेट को बढ़ावा दे दिया कि क्रिकेट जो खेल है वो अंग्रेजों से आया है। और एक बात ये भी है, अगर आप देखोगे तो मूलतः वही देश क्रिकेट पहले खेलते हैं, क्योंकि अब और भी देश खेल रहे हैं क्रिकेट को, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो शुरू में अभी तक कह सकते हैं ज्यादातर वही देश क्रिकेट खेलते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। खास तौर से अगर आप देखेंगे क्रिकेट में उनकी टीमें भी बड़ी मजबूत हैं, वही 10-12-15 देश हैं जो क्रिकेट को खोल रहे हैं। यानी क्यों वो लोग क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वहां पर क्रिकेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, क्रिकेट तथा फुटबॉल के खेलों में अगर आप इन चीजों को बढ़ाओ। यानी कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवाद होता है उसमें साम्राज्यवादी जो शक्तियां होती हैं वो खेलकूद को भी प्रभावित करती हैं। साम्राज्यवाद के अन्य सांस्कृतिक साधन उपनिवेश में खेलकूद थे। खेल ब्रिटिश मूल्यों को औपनिवेशिक समाजों पर थोपने का माध्यम, यानी अंग्रेजों ने भैया खेल कूद को भारतीय लोगों पर थोपा भी, जैसे क्रिकेट को थोपा, ठीक है। मनोरंजन तथा अवकाश के वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और गैर उत्पादक अंग मानते थे। यानी एक प्रकार से अंग्रेजों ने दौड़ कूद प्रतियोगिता अभिप्राय एक विचारधारा की तरह समझी जाती थी। यानी जैसे भारत में अन्य जो खेल है जैसे भाई कुश्ती है और दुनिया भर का जो खेल था उसको उतना बढ़ावा नहीं दिया अंग्रेजों ने, क्रिकेट जैसे जो खेलों को कह सकते हैं कि ज्यादा बढ़ावा मिला। और संस्कृति पर भी, जो भारतीय संस्कृति थी उस पर अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से जो विदेशी संस्कृति है, ठीक है, क्या जो विदेशी संस्कृति है वह विदेशी संस्कृति का प्रभाव भी अगर आप देखेंगे तो भारत पर खूब पड़ रहा था। भाई अगर आप देखोगे तो आज देखो हमारा कितना संस्कृति बदल गया है। तो उन्होंने अपनी संस्कृति वो तो जैसे संस्कृति में जैसा खान पान हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ भाई, अंग्रेजों के आने से खान पान बदल गया,
पहनावा हमारा बदला। भाई अगर आप देखो भारत में एक पैंट शर्ट पहनने का बड़ा नियम, भारत के लोग तो पैंट शर्ट कभी पहनते नहीं थे। अगर आप देखो हमारे यहाँ पर अगर कोई आदमी को कोट पैंट पहनने का बड़ा नियम, कोट पैंट कहाँ के लोग पहनते थे, अंग्रेज पहनते थे, वहाँ ठंड वंड का मौसम पड़ता है इसलिए वो लोग सब कोट पैंट टाई वाई लगाने का जो है वो वही ये संस्कृति, इसी हम लोग तो बात कर रहे हैं। यानी उन्होंने भारतीय संस्कृति जो अगर आप देखेंगे खान पान है, रीति रिवाज है, भी अगर आप देखेंगे पहनावा है, तो हम लोगों का जो बदला क्यों, साम्राज्यवादी शक्तियों ने एक प्रकार से कहते हैं संस्कृति पर भी कह सकते हैं उसका पूरा प्रभाव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे भाई पहले महिलाएं साड़ी वाड़ी पहनती थी, अब देखो कितनी सारी चीजें, पुरुष अगर देखो पहले पुरुष के लोग धोती कुर्ता उर्ता शायद पहनते थे, भाई अब अगर आप लोग देखेंगे तो अब वो पैंट शर्ट ही पहने हैं या कोट पैंट पहने, इस टाइप की चीजें हो रही हैं। तो ये अंग्रेजों के आने के बाद जो पैंट शर्ट, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति के लोग बताते हैं कि वहां पर कुर्ता पैजामा मूलतः भारत में आया अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो यानी संस्कृति, यानी साम्राज्यवादी शक्तियां क्या करती है, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करती हैं और खेल कूद का भी प्रचार प्रसार करती हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी शक्ति ने, उन्होंने एक प्रकार से इंग्लैंड के लोगों ने भाई क्रिकेट को बढ़ावा दिया और ये और साथ ही साथ संस्कृति में बदलाव भी हम लोगों को यहाँ पर, और साम्राज्य निर्माण में मादक पदार्थों की बड़ी भूमिका है। यानी जो साम्राज्यवादी शक्तियां मानसिक रूप से क्रियाशीलता को कम करने, भाई यानी जो दिमागदार लोग हैं उनकी क्रियाशीलता कम हो जाए, जिस देश को गुलाम बनाया है, इसके लिए मादक पदार्थ में जैसे अफीम है, भांग है, कोकीन है, ये क्या मादक पदार्थ में शराब तो है ही, ठीक है, पेय पदार्थों में, लेकिन अफीम, भांग और कोकीन, ये तीन चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं। दवाएं, मादक पदार्थों और दवाओं का औषधि उद्देश्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक उत्तेजना पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता था। प्रकृति और दैवीय का स्वाभाविक भेंट को रूप में इसका उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह में भी किया जाता था। यानी भगवान को भी लोग इसको भैया भेंट करते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर साम्राज्यवादी शक्ति और भारत अंग्रेजी गुलाम बना, तो भारत में मादक पदार्थों का जो प्रयोग है एक प्रकार से आप लोग सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर और बहुत व्यापक लेवल पर अगर आप लोग देखेंगे, तब भारत में कह सकते हैं कि मादक पदार्थ में अफीम है, भांग है, कोकीन है, शराब है, इनका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। ताकि क्यों कि भारत के जो लोगों की जो क्रिएटिविटी है, जिसको हम लोग भाई बोल रहे हैं क्रियाशीलता, यानी जो एक्टिविटी है, जो समझदार लोग, जो ज्ञानी समाज है, उसको एक प्रकार से कैसे जो सत्य अच्छा मार्ग है उससे भटका करके वही गलत रास्ते पर ले जाए, तभी तो उसको आप लंबे समय तक गुलाम बना पाएंगे। नहीं तो ऐसे आप किसी को कब तक भाई आप मूर्ख बना सकते हैं, कब तक एक आप बना सकते हैं ना। इसलिए कह सकते हैं कि समाज निर्माण में अंग्रेजों का जो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हुआ, उस समाज निर्माण में आप देखेंगे तो नशा का एक भी बड़ी भूमिका हम लोग वहां पर जो देखते हैं कि उसका भी बहुत ज्यादा कह सकते हो भाई बहुत प्रयोग किया उन लोगों ने, खास तौर से अगर आप देखेंगे तो जैसे अब कुछ पदार्थ जैसे कहवा, भांग, धतूरा, सुपारी व्यापारिक वस्तुएं नहीं बन सकी, लेकिन इनमें अल्कोहल, तंबाकू, कैफीन आदि जैसे 3 स्वाभाविक वस्तुएं तत्व बन गई, जिन्हें आमतौर पर मादक पदार्थ नहीं माना जाता। इन साम्राज्यवादी शक्तियों की लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए चयन किया गया अंगूर की खेती तथा चुनिंदा अंगूरों की शराब बनाने के लिए उसकी खेती करना यूरोप की एक पुरानी परंपरा थी। परंतु चीनी और बाल्टिकिन अन्न का और जल्दी खराब होने वाली आलू से बनाने वाली सुरा यानी नशे के लिए सस्ता स्रोत थी, जिससे बड़ी मात्रा में सुरा का उत्पादन बढ़ा। यानी कह सकते हैं कि अंग्रेज ऐसी चीजों का भारत में उत्पादन करवाते जिससे भाई नशीला जो पदार्थ है उस नशीले पदार्थ का कह सकते हैं उत्पादन ज्यादा हो। अल्कोहल जिसे हम लोग बोलते हैं शराब कहते हैं, उस अल्कोहल का भी कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में उसका प्रयोग है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक और इससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव बड़े लेवल पर है। भाई अगर आप देखेंगे जब जिस समाज में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ेगा, उस समाज का जो रूप रंग होगा वो भी अगर आप देखेंगे तो काफी आपको बदला हुआ नजर आएगा, समझ रहे हैं। यानी उसमें भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से नशे का और तमाम चीजों का जो प्रभाव है, जो प्रभुत्व है, वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को
मिलता है। तो भाई साम्राज्यवादी जो शक्तियां अगर आप जो लोगों ने बात किया उसमें अगर आप देखेंगे भाई नशे को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं, खेल कूद को बदलने का प्रयास करती है, संस्कृति पर उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, भाषा पर भाई अगर आप देखेंगे भाषा को थोपती हैं अगर आप लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जैसे इस चैप्टर में बात किया कि वो शिक्षा में भी बदलाव करती है। तो औपनिवेशिक जो शक्तियां हैं उनका कई सारे क्षेत्रों पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग और एक प्रकार से मोस्टली वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों टाइप का पड़ता है। वो अपने फायदे के लिए करते हैं लेकिन वो ज्यादातर जो प्रभाव उनका होता है वो नेगेटिव ही हम लोगों को दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से अंग्रेज भारत में तमाम चीजों का विकास किया वो अपने लिए उन्होंने खुद किया, ये थोड़ी था उनको भारत का विकास थोड़ी करना था। तो ये साम्राज्य निर्माण में मादक पदार्थों की क्या भूमिका है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है? सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश अगर किसी देश को गुलाम बना करके अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करे, वो उसकी संस्कृति अलग अलग देशों में फैले, यही सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मतलब क्या? जैसे भाई अगर हमारी जो संस्कृति कल्चर है वो अगर किसी देश में फैल रही, इसी को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं। देखो अब हमारे देश में भाई कितना सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, देखो अब हमारे देश में भाई चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज ये सब खाए जा रहे हैं, खूब जम के खाया जा रहा है। तुम किसी भी शहर में चले जाओ, आज हमारे शहरों में देखोगे तो शाम को भाई मेरे 3-4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, 11-12 बजे अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या बिक रहा नॉर्मली टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये चाउमीन बिक रहा है, पिज्जा बिक रहा है, यही सारी चीजें बिक रही हैं। अगर आप लोग देखेंगे ना पिज्जा उजा मोमो जो खूब बिक रहा है, ठीक है। तो क्या है? सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, यानी एक प्रकार से संस्कृति फैल गई ना, विदेशी संस्कृति, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से एशिया सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हम लोग इसको कह रहे हैं कि भाई कोई दूसरी संस्कृति बड़ी तेजी गति से फैल रही है, ठीक है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अगर आप देखेंगे तो भाई शिक्षा हो, संस्कृति हो, खेल कूद हो, नशीले पदार्थों का सेवन हो, इस प्रकार की चीजें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को काफी फैलती हुई दिखाई देती। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 10वां रहेगा वो समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, ठीक। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां रहेगा, 2 विश्व युद्ध, ठीक है। जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले युद्ध का कारण क्या है, एक चीज बताऊं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके भी अगर आप कारणों की बात करेंगे तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया 2 खेमे में बढ़ गई, 2 ग्रुप हैं। अगर आप एक तरफ देखेंगे, एक जो शक्ति है उसको हम लोग बोलते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ है धुरी शक्तियां। क्या? 2 देखेंगे, एक है मित्र राष्ट्रों का ग्रुप है जिसमें अगर आप देखेंगे तो मित्र राष्ट्रों में जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये जैसे देश हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे जो धुरी राष्ट्र शक्तियां हैं, धुरी शक्तियों में जैसे जर्मनी है, जापान है, ठीक है, या इटली है, ठीक है। इस प्रकार के देश अगर आप देखेंगे, यानी यहां पर हमको क्या दिखाई देता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। यानी पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे तो पूरा यूरोप 2 शक्तियों में बंट चुका है और दोनों एक दूसरे के क्या भाई दुश्मन बन चुके हैं। दूसरा, एक दूसरे में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें प्रतिद्वंदिता है दोनों में। क्या प्रतिद्वंदिता? भाई सबसे आगे कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इस प्रकार की प्रतिद्वंदिता अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को दोनों विश्व युद्धों में दिखाई देती है। खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे जो जर्मनी है, जर्मनी अपना प्रभुत्व बताना चाहता है कि भाई जर्मनी ही सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, और जर्मन ही जो है कह सकते हैं एक प्रकार से पूरी दुनिया पर उनका शासन होना चाहिए। इसलिए अगर आप देखेंगे जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, या आप कह सकते हैं मोस्टली सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यार जिसको हम धुरी शक्तियां बोलते हैं, धुरी शक्तियों में कौन है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, ये शक्तियां हैं। और हम मित्र राष्ट्रों की बात करेंगे तो उसमें क्या है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सारे राष्ट्र मित्र राष्ट्र है। और जीत किसकी होती है, मित्र राष्ट्रों के। दूसरा जो कारण है 2 विश्व युद्धों का अगर आप देखेंगे उसमें भाई खेमाबंदी, क्योंकि दुनिया में क्या बन गई, खेमेबंदी, 2 ग्रुप है इसलिए भी है। अगला हम लोग कह सकते हैं विचारधाराओं की भी लड़ाई है 2 विश्व युद्ध में। अगर आप देखेंगे हम ये जो दोनों विश्व युद्ध देख रहे हैं जैसे आपसी टकराव वाली विचारधाराओं के बीच युद्ध। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखेंगे तो भैया किसका युद्ध है, विचारधाराओं का युद्ध है।
अमेरिका की जो विचारधारा है, अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि दो विचारधाराएं आपको दिखाई देंगी ना, अमेरिका की जो विचारधारा है वो देखेंगे तो भाई मेरे उदारवादी है। कौन सी विचारधारा है? उदारवादी विचारधारा है, ठीक है। उसी तरफ जो आप देखेंगे जो खास तौर से दूसरी जो विचारधाराएं हैं वहां पर देखेंगे साम्यवादी विचारधारा हमको दिखाई देगी। तो विचारधाराओं की भी अगर आप क्या कहेंगे, यहां पर लड़ाई हम लोगों को देखने को मिलती। खास तौर से शीत युद्ध में भी अगर आप देखेंगे भाई तो विचारात्मक लड़ाई है, वहां पर देखोगे ना। तो यहां पर जो दो विश्व युद्ध है उनमें खास तौर से प्रतिद्वंदिता, खेमेबाजी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है दो ग्रुपों में बढ़ चुकी है, दो खेमों में बढ़ चुकी है, इसलिए लोग लड़ रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, धुरी शक्तियां हैं एक तरफ, और एक तरफ देखेंगे तो मित्र राष्ट्र हैं, उनमें कह सकते भाई मेरे ये युद्ध हो रहा है। अगर इस युद्ध की बात करोगे, इस युद्ध में कई सारे देशों ने भाग लिया, जैसे मैंने बताया मित्र राष्ट्रों की तरफ से भैया अमेरिका जो भाग ले रहा है वो उसकी अगुवाई कर रहा है, जिसमें रूस एक बड़ा देश है, अब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे भाई जो धुरी शक्तियां हैं, उन धुरी शक्तियों में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी है, जापान है, इटली है, इस प्रकार के जो देश हैं वो धुरी शक्तियों में। जीत किसकी हुई दोनों विश्व युद्ध में? अगर हम लोग जीत की बात करेंगे तो जीत जो है वो मित्र राष्ट्रों की हुई है, यानी जर्मनी जापान जो इटली भैया ये हार गए हैं, और जीते हैं जो अमेरिका है, जो फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इन लोगों की क्या हुई है? जीत हुई है। और दो जब विश्व युद्ध समाप्त होता उसके बाद क्या शुरू हो जाता? शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक प्रकार से आप लोग कहते हैं कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसमें विचारधारा को लेकर के लड़ाई है। देखोगे जो दो विश्व युद्ध हुआ है, जो शीत युद्ध हुआ, वो लड़ाई इसलिए नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है कि भाई मेरी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलेगी या उसकी विचारधारा पूरी, यानी ये लोग अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे जो अमेरिका है तो अमेरिका कह सकते हैं उदारवादी विचारधारा या विचारधारा का प्रचारक है। वो सोचता है कि भाई पूरी दुनिया में उदारवाद फैल जाए। और दूसरी तरफ देखेंगे जो खास तौर से सोवियत संघ है वो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा का वो प्रचार प्रसार करने में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो विचारधाराओं की लड़ाई है, खेमेबाजी है पूरे यूरोप में। अगर आप देखेंगे खास तौर से दोनों विश्व युद्धों का, और शीत युद्ध भी यही लगभग आपको बता सकते कि ये ग्रुपबाजी है। देखो शीत युद्ध में कहीं पर भी हथियार नहीं चले हैं, ठीक है, गोला बारूदों का यहाँ पर प्रयोग, यानी शीत युद्ध हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार से यानी सेनाएं नहीं लड़ी हैं, सिर्फ एक दूसरे की धमकियां देना, वाक युद्ध है। वाक मतलब बातचीत का युद्ध था भाई मेरे। शीत युद्ध में किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है, ठीक है। शीत युद्ध में सेना का प्रयोग नहीं किया गया, बल का प्रयोग नहीं किया है। शीत युद्ध में कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना, एक दूसरे देशों को नीचा दिखाना, एक दूसरे के देशों के खिलाफ की जो मीडिया थी वो एक दूसरे देशों के खिलाफ क्या करती थी? प्रचार प्रसार करती थी। यही शीत युद्ध है। इसलिए तो शीत युद्ध को हम लोग कहते हैं भाई विचारधारा की लड़ाई है। और जो दो विश्व युद्ध हैं, दो विश्व युद्ध में कह सकते हैं ग्रुपबाजी है, गुटबाजी है, ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, दुश्मनी है कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय देखोगे तो खेमेबाजी बन गई। अगर आप देखेंगे तो मित्र राष्ट्र धुरी शक्तियां हैं। इस कारण से आप लोग कह सकते हैं दो विश्व युद्ध हुए हैं। और अगर हम लोग शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध पूरी तरह से विचारात्मक लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई हो रही कि भाई किसकी विचारधारा जीतेगी। वो सोवियत संघ की विचारधारा, जो कह सकते हो कि जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, जो खास तौर से रूस उसमें एक मेजर देश है, आप जिससे कह सकते हो कि क्योंकि रूस उसी से अलग हुआ है। रसिया जिसको आप हम लोग कहते हैं वो एक प्रकार से साम्यवाद समाजवाद की विचारधारा के साथ है। और आप देखेंगे जो अमेरिका है उसकी विचारधारा क्या है? उदारवादी विचारधारा है, ठीक है। या अगर आप देखेंगे पूरे देश दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो जाए, वैश्वीकरण हो जाए, इस प्रकार की विचारधारा कह सकते हैं अमेरिका की विचारधारा है। तो दोनों ये विचारधाराएं क्या हैं? आपस में टकरा रही। थोड़ा सा एक एग्जांपल और बता देता हूं। आप सबको पता होगा भाई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड चला, उसी समय अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डाल दिए थे। सुना होगा तुम सबने, इसने बम डाल दिया। इससे क्या हुआ भाई कि द्वितीय विश्व युद्ध में अगर आप देखेंगे तो धुरी शक्तियां हार गई, मित्र राष्ट्र जीत गए, अमेरिका गुट वाले लोग ये। और अमेरिका ने जो दो बमों का यूज किया, इससे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक प्रकार से अमेरिका का ना तूती बोल गई, यानी उसका वर्चस्व स्थापित हुआ पूरी दुनिया में। जब उसने
परमाणु बम फेंक दिया, और उस समय किसी के पास परमाणु नहीं है अगर आप देखेंगे। लेकिन क्या होता 1949 में, 1949 में अगर आप देखेंगे तो जो रूस है, आप उसको सोवियत संघ भी कह लीजिए, जो रूस है, जो सोवियत संघ है, उसने भी परमाणु बम बना लिया है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो रूस, और खासतौर से रूस जिसे हम सोवियत संघ, उसका जो ग्रुप है, सोवियत संघ में कई सारे ग्रुप हैं जिसमें रूस एक इंपॉर्टेंट देश है, उधर अमेरिका, इन दोनों में प्रतिद्वंदिता इसी बात की लगी हुई कि पूरी दुनिया भैया कब्जा कौन करेगा, पूरी दुनिया पे वर्चस्व किसका रहेगा, और पूरी दुनिया में किसकी विचारधारा फैलेगी। यही इसी को लेकर तो भाई मेरे शीत युद्ध लड़ रहे हैं, विचारात्मक लड़ाई है। और जो दो वर्ल्ड वार हुए हैं, वर्ल्ड वार में कह सकते हैं वहां भैया हम आप देखोगे तो विचारधारा की नहीं, बल्कि वहां पर ग्रुपबाजी है। ठीक है, इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, और उसी ग्रुप के आधार पर अगर आप लोग देखेंगे तो इनमें ग्रुप के आधार पर ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो दो विश्व युद्ध से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो भी आएगा उसको आपको क्या करना, अच्छे से लिख करके आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर जो अगला रहेगा 12वां, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां रहेगा पूंजीवाद का संकट। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व संकट और पूंजीवाद और संकट क्या है। अगर आप देखोगे भाई मेरे, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, उसके बाद अगर आप देखेंगे 1929 में आर्थिक मंदी फैल गई, मंदी बहुत फैली। यहाँ पर पूंजीवाद का संकट किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर देखने को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, पूंजीवादी औद्योगिकरण दो बड़ी आर्थिक मंदी के कालों से गुजरा। ये जो औद्योगिकरण हुआ था ना, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए थे, कहां पर लगे थे भाई मेरे उद्योग धंधे लगे थे यूरोप में लगे थे, ब्रिटेन में लगा था, फ्रांस में लगा था, जर्मनी में लगा था। इन सारे देशों में क्या हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था, खासतौर से सभी यूरोपियन देशों में। ठीक है, और इसी औद्योगिकरण में अगर आप पूंजीवाद में देखेंगे तो दो आर्थिक मंदी के काल से गुजरा था, जो अर्थव्यवस्था के सबसे दो मंदी के काल थे। पहला 1873 था और से शुरू होकर के 1879 तक चला। दूसरा आर्थिक मंदी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के पहले दशक में थी, जिसका विश्व पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस महामंदी के समय तथा अवधि का अलग अलग देशों में अलग अलग थी, परंतु ज्यादातर देशों में यह मंदी 1930 में शुरू होकर के 1940 तक मध्य तक समाप्त हुई। अगर आप देखेंगे भाई मेरे, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो आर्थिक मंदी है वह 1929 और 30 में देखने को मिली है, जो लगभग 10 साल तक मंदी को माना जाता है। ठीक है, अगर वर्षों के गिने तो दूसरी मंदी अपेक्षाकृत लंबी थी। पहली मंदी को पहले अंतरराष्ट्रीय संकट के रूप में हम स्वीकार करते हैं, जिसके पश्चात एक अंतराल में अर्थव्यवस्था को विकास किया गया। दूसरी आर्थिक मंदी को बढ़ना आरंभ किया तथा पश्चात यह समझे जाने लगा कि पूंजीवाद के साथ साथ समय समय पर संकट आते रहेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में विरोधाभास है। अगर आप देखो भाई, पूंजीवाद का बहुत सारे लोग क्या करते, विरोध भी कर रहे थे। क्या बड़े लोग, अगर आप देखो कई सारे देशों में पूंजीवाद का विरोध था। खासतौर से अगर आप देखो जो सोवियत संघ है और जो सोवियत संघ के देश हैं, यानी रूस जैसे देश जो हैं, वह किसका विरोध करते भैया, पूंजीवाद के विरोध। और पूंजीवाद के बारे में तो अगर आप देखें, कार्ल मार्क्स की पूरी विचारधारा है जो कहता है कि भाई जो अगर आप देखेंगे जो मजदूरों की और खासतौर से जो उद्योगपतियों को लेकर के बात करता है ना, जो मार्क्सवादी जो विचारधारा किसके खिलाफ है, वो पूंजीवादी विचार के खिलाफ है। तो पूंजीवाद में अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत विरोधाभास है, इसलिए आर्थिक मंदी का भी संकट देखा। पूंजीवाद के संकट के आर्थिक और राजनीतिक आयाम है, यानी जो पूंजीवाद में जो संकट आता है उसके दो कारण है, एक तो आर्थिक भी कारण है, राजनीतिक भी है, जो सहज तरीके से जुड़े हुए हैं। हम दोनों विश्व युद्धों की पृष्ठभूमि को तब तक नहीं समझ सकते जब तक यह नहीं समझ पाते कि उस समय अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था। ना ही हम 20वीं शताब्दी के राजनीतिक विखंडन को समझ सकते हैं कि उस काल में आर्थिक रणनीतिक व्याख्या करेंगे। भाई मेरे, हम दोनों विश्व युद्धों को नहीं समझ सकते हैं जब तक हम आर्थिक मंदी को नहीं समझेंगे। उपनिवेशवाद कृषकों के निर्वासन तथा छोटे उत्पादकों को हटा देने में पूंजीवाद ने बड़ी भूमिका अदा की। पूंजी तथा लाभ की निरंतर आवश्यकता पूंजीवाद और राष्ट्रों में राज्यों में थी। ये निश्चय है कि राजनीतिक संघर्ष तथा पूंजीवाद का संकट लगभग एक ही समय पर हुए और राजनीतिक समाधान इसके लक्ष्यों के संकट को हल करना था। इन संकटों के सामने का तरीका झुकाव पूंजीवादी उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करता था। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या उससे पहले, अगर आप देखें वर्ल्ड वार से पहले भी पूरी दुनिया में क्या चाहिए थी भैया, आर्थिक मंदी छा गई थी। तो आर्थिक मंदी अगर आप देखें उसका जो प्रभाव पड़ा वह यूरोप पर तो पड़ा ही पड़ा, बट यूरोप के जो
बाहर के देश थे उन पर भी अगर आप देखेंगे उसका संकट हम लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है। तो अब हम बात करें पूंजीवाद और संकट क्या है। देखिए पूंजीवाद व्यवस्था में आंतरिक विरोधाभास के कारण हमेशा संकट का संभावना बनी रही। यानी पूंजीवाद में भाई मेरे विरोधाभास होता है। देखो अभी हम लोगों ने बात किया था ना, एक है पूंजीवादी विचारधारा और दूसरा साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा में जो इतना हमेशा एक प्रकार से विरोधाभास है, इससे पूंजीवाद में बड़ा संकट का माहौल रहता है। पूंजीवाद की शुरुआत उत्पादन से लाभ प्राप्त करने के लिए होती है, ना कि उपयोग के लिए। साधारणता बिना लाभ की प्रेरणा के कोई पूंजीवादी उत्पादन नहीं करता। ये अगर आप देखें भाई मेरे जो पूंजीवाद है ना, वो सिर्फ लाभ की बात करता है। पूंजीवाद के लिए जरूरी नहीं कि लोग उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए बढ़िया है। जैसे मान लें भाई मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, मैंने एक सामान बनाया, मैंने साबुन बनाया है, साबुन से लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को घाटा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, यह साबुन लोगों के शरीर के लिए अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे पैसा कमाने से मतलब। यानी पूंजीवाद का जो उत्पादन किया जाता है वो सिर्फ उसका भैया लाभ कमाना ही उद्देश्य है। ठीक है। दूसरी तरफ समाज में एक अन्य वर्ग का पूंजीवाद से व्यक्तिगत लाभ से कोई सरोकार नहीं था। अगर आप देखें भैया पूंजीवाद से एक वर्ग तो बहुत सारा फायदा होता है, जो भैया पूंजीवादी है, जो कंपनियों को बना रहा और जो प्रोडक्ट बना रहा उसको फायदा है। लेकिन एक दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे जो उसका यूज करें उनको कोई फायदा नहीं होता, उनकी आवश्यकताएं प्रेरणाएं बहुत बहुल होती हैं। पूंजीवाद समाज में किसी विशिष्ट राजनीतिक उतार चढ़ाव के समय अतिरिक्त पूंजी ही अधिकांश निर्णय लेते हैं, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय को अपने पक्ष में करवा लेते हैं। उन्हीं हितों का साधारणता अपने पक्ष में सभी निर्णय लाने के लिए राजनीतिक निर्णय को आकार देना प्रभावित करते हैं। मतदान आधारित राजनीतिक व्यवस्था में भी यही प्रमुख। अगर आप देखें भाई मेरे पूंजीवाद में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद में अगर आप देखेंगे ना, कुछ लोगों को फायदा करता पूंजीवाद और बाकी लोगों को नुकसान करता है। भाई कुछ लोग जो पूंजीवादी लोग हैं उनको तो फायदा पहुंच रहा है पूंजीवाद से, उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन ज्यादातर जो जनता होती है, ज्यादातर जो आवाम होती है उसको लाभ नहीं पहुंचता है। ठीक है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पूंजीवाद में हमेशा संकट के बादल छाए रहते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे कहीं पर तो भाई बहुत ज्यादा मुनाफा रहेगा और कहीं पर अगर आप देखेंगे तो हमें वहां पर आर्थिक मंदी का भी क्या है सामना करना पड़ता है। कभी वहां पर मंदी रहेगी, कभी वहां पर मुनाफा रहेगा। इस प्रकार की चीजें अगर आप देखेंगे तो समय समय पर वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पूंजीवाद और जो संकट है वो लगभग एक साथ चलता है। जब भी जहां 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 भी आपको पूंजीवाद दिखेगा वहां पर संकट होगा ही होगा, क्योंकि भाई चीजें कभी बिकेंगी, कभी नहीं बिकेंगी, कभी महंगी बिकेंगी, कभी सस्ती बिकेंगी, और एक वर्ग जो है वो लगातार पूंजीवाद का विरोध करता रहता है। जो खासतौर से समाजवादी विचारधारा है वो क्या करती है, पूंजीवाद का विरोध करती है। इसलिए पूंजीवाद में अगर आप देखें तो समय समय पर बहुत सारा असंतुलन भी रहता है, और संतुलन के कारण अगर आप देखेंगे तो पूंजीवाद में संकट हमेशा रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी पूंजीवाद में भयंकर संकट आया था, जब 1929 और 1930 में आर्थिक मंदी आई जो 1940 तक चली। ठीक है। और इसका कह सकते हैं पूरी दुनिया पर प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे ना तो पूरी दुनिया में मंदी छा गई थी। ठीक है। अगर आप देखेंगे तुम सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये भी सुना होगा, आप सबने सुना भी होगा कि किस क्या हम लोग क्या कर दिया गया था। खास तौर से अगर आप बताएंगे तो जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माना गया था जर्मनी के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ प्रथम। और जर्मनी क्या करेगा भैया, इस सारे हर्जाना की भरपाई करेगा। और उसी समय अगर आप देखेंगे तो आर्थिक मंदी का भी सामना हम लोगों को करना पड़ता है। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो आर्थिक मंदी है वो पूंजीवाद में आर्थिक मंदी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मीन्स मतलब ये है कि पूंजीवाद का विरोधाभास इतना होता है और पूंजीवाद सिर्फ लाभ कमाना चाहता है, इसलिए और पूंजीवाद से सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा होता है। इसलिए अगर आप लोग देखेंगे तो पूंजीवाद जो है वो हमेशा संकट की स्थिति से गुजरता रहता है। उसमें समय समय पर संकट आते हैं, और जब कोई संकट आता हो तो एक प्रकार से बहुत लंबा संकट चलता है, जिसमें हम दो प्रकार के संकट देखोगे कि भाई 1929-30 में जो आर्थिक मंदी आती, पूंजीवाद की आर्थिक मंदी देखते हैं। क्योंकि पूंजीवाद जो है एक प्रकार से सिर्फ फायदे को ही देखता है। अगर आप देखेंगे वो दूसरी साइड नहीं देख रहा, जो पूंजीवाद के सामान का यूज कर रहे हैं उनको कोई उससे मतलब नहीं होता, उनको फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा उनके स्वास्थ्य पर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया ना, तो पूंजीवाद सिर्फ लाभ को लिए काम करता है। इसलिए देखेंगे तो समय समय पर हमें पूंजीवाद में संकट भी देखने को मिलते हैं, तो काफी संकट होता ही होता है। जिसमें मैंने आपको बताया ना कि पूंजीवाद हमेशा संकट की स्थिति से भाई पूंजीवाद क्यों गुजरता है। तो पूंजीवाद में अगर आप देखेंगे
जिस वर्ग को फायदा हो रहा था वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिस वर्ग को कोई फायदा नहीं तो पूंजीवाद के विरोध में खड़ा हो जाता है। और जब पूंजीवाद का विरोध होता है तो इसलिए आप देखेंगे उसमें समय समय पर संकट है या संकट की जो स्थिति रहती, संकट के जो बादल रहते हैं, वो भी पूंजीवाद में अगर आप लोग देखें तो भाई उसके मंडराते रहते हैं। इसी साथ अगर आप देखें पूंजीवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप जरूर लिख करके आइएगा। इसी के साथ हमारा जो 12वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर भी क्या हो गया है भाई मेरे, समाप्त हो गया। चलिए हम अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 13वां। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13 क्या रहेगा, युद्धोत्तर विश्व की झलक। तो इसमें अगर आप देखेंगे यूरोप में शक्ति संतुलन, देखो एक चीज बताऊं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूरोप में शक्ति संतुलन बनाया गया। शक्ति संतुलन मतलब होता पावर बैलेंस करना, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यूरोप में पावर बैलेंस ही नहीं था, ठीक है। कुछ देशों के पास ज्यादा शक्तियां थी और कुछ देशों के पास कम शक्तियां थी। और जब जब ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है भाई, कि अगर कुछ देशों कुछ के पास ज्यादा पावर है कुछ के पास कम पावर है, तो वहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। इसलिए अगर आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक पहला जो बदलाव किया गया कि भाई शक्ति संतुलन करो, यानी सबकी जो पावर है वो बैलेंस की जाए, समझ रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो खास तौर से ये पावर को बैलेंस किया गया। अगर आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश जो थे, अगर आप देखें जैसे ब्रिटेन ने कई सारे देशों को गुलाम बना रखा है, अलग अलग उन लोगों ने अपनी कॉलोनियां बना रखी, कॉलोनियम जिसको बोलते हैं, अलग देश गुलाम बना रखा। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, स्वतंत्र हुए। खासतौर से भारत भी अगर आप लोग देखो तो भारत भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्वतंत्र हो पाया, ठीक है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यूरोप में जो आप एक प्रकार से शक्ति संपन्न था, कुछ शक्तिशाली थे जो कुछ कमजोर थे। तो अगर आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खासतौर से सेकंड वर्ल्ड के बाद देखेंगे तो युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो स्थितियां बदली और शक्ति संतुलन जैसे वहां पर हो पाया। क्योंकि जो शीत अगर खासतौर से अगर मैं बात करूं, हम लोग युद्ध से पहले काफी देशों के पास अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, कुछ देशों को गुलाम बना रखा था, कुछ देशों में उनका बहुत ज्यादा व्यापार चलता था। तो उन सारी चीजों को समाप्त किया गया। जैसे ब्रिटेन का मैंने बताया कि ब्रिटेन ने भारत गुलाम बना रखा था, पाकिस्तान गुलाम था, कई सारे देश गुलाम थे। और अगर आप देखेंगे अफ्रीका अफ्रीका सब गुलाम गुलाम ये सब गुलाम बने थे। अरे चीन भी गुलाम ही था, आप सबको पता 1949 में चीन इंडिपेंडेंट आजाद हुआ था। तो ये सब गुलाम थे। तो एक प्रकार से तो यूरोप के कई सारे देशों ने गुलामी छोड़ी, इन देशों को स्वतंत्र किया। तो यूरोप में युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो शक्ति संतुलन की जो स्थिति है उसको स्थापित किया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो विश्व में शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया। शक्ति देखो अगर आप देखेंगे विश्व में भाई शक्ति संतुलन कहां बन पाया, अगर आप देखेंगे तो सेकंड वर्ल्ड के बाद अगर आप देखेंगे तो भाई शीत युद्ध समाप्त हुआ। शीत युद्ध में क्या, शीत युद्ध में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया दो खेमे में बट गई है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका है, अमेरिका का ग्रुप है, और दूसरी तरफ कौन है, सोवियत संघ का ग्रुप है। कुछ लोग भैया अमेरिका के ग्रुप में हैं और कुछ लोग सोवियत संघ के ग्रुप में हैं। यानी ये शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड के बाद। तो कुछ यानी ग्रुपबाजी अगर आप देखेंगे शीत युद्ध के यानी खास तौर से युद्धों के बाद हमें देखने को मिलती है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, शीत युद्ध। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो जैसे हम बताए युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव हम लोगों को देखने, पहला बदलाव भैया शक्ति संतुलन यूरोप में बनता है। दूसरा अगर आप देखेंगे शक्ति संतुलन में परिवर्तन भी होता है, अगर आप देखें चेंज भी होता है। जो देश शक्तिशाली थे वो कम शक्तिशाली हो गए, जो बिल्कुल शक्तिशाली जो ज्यादा शक्तिशाली हो गए, इसको बोलते हैं शक्ति संतुलन में परिवर्तन। और सेकंड युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो शीत युद्ध एक चीज घटना घटती, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और सोवियत संघ में विचारात्मक प्रतिद्वंदिता होती है, जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और अगर आप इस शीत युद्ध का बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भाई तो बमों के जरिए या हथियारों के जरिए या सैनिक के जरिए ये युद्ध लड़ा नहीं गया था, बल्कि वाक युद्ध था। यानी जिसमें अगर आप लोग देखेंगे इसमें सिर्फ एक प्रकार से एक दूसरे देशों को धमकियां दी जाती थी कि हम आपका ऐसा कर देंगे, या यहाँ पर देखो हथियारों की दौड़ बहुत ज्यादा थी, ज्यादा ज्यादा हथियार बनाए जाते थे, खेमे बंदी की जाती थी, ग्रुपबाजी की जाती थी, ये चीजें होती थी। तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है युद्धोत्तर विश्व की झलक के बारे में। और इस यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना वो 10 नंबर के आएगा। 20 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो मैं कह सकता हूँ थोड़ी कम ही रहेगी। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा, युद्धोत्तर विश्व की झलक।
सेकंड। तो इसमें देखिएगा, देखो भाई सेकंड युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे जनसंख्या में बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। देखो जब दो विश्व युद्ध हुए ना, तो उस समय अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या काफी घट गई है, क्योंकि युद्ध में काफी लोगों की जानें गई हैं। दूसरा अगर आप देखें, प्रवासन भी युद्ध के बाद बहुत हुआ। प्रवासन का मतलब आप समझते हैं कि लोगों का एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। अगर आप युद्ध में देखेंगे, जब दो युद्ध हुए उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसी जगहें थी जहां पर लोग निकल निकल करके दूसरी जगहों पर जाते हैं। अगर आप देखें युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में नगरीकरण हुआ, जैसे भारत जैसे देश हैं जो देश गुलाम थे, उनको जब लोग स्वतंत्र करके गए, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो नगरीकरण भी हम लोगों को वहां पर क्या है देखने को मिलता है। तो जनसंख्या बदलाव खूब आपको दिखाई देगा। जनसंख्या कहीं कहीं देखोगे तो किसी किसी देश में जनसंख्या घट गई, क्योंकि जो देश युद्धों में भाग ले रहे थे उनकी एक बड़ी आबादी जो थी युद्धों में मारी गई, इसलिए जनसंख्या बदलाव आया। और जहां कहीं कहीं पर अगर आप देखें तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गया, यानी देश छोटा था और कई सारे दूसरे देश के लोग आकर के वहां पर शरण ले लिए, तो यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ गई। युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो प्रवासन भी खूब हुआ, यानी लोगों का एक स्थान से जलाकर दूसरे स्थान पर जाना। जैसे अगर आप लोग देखेंगे जर्मनी के कई सारे लोग अगर आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी छोड़ करके अन्य देशों में जाकर के उन्होंने शरण ले ली, या हिटलर के आने के बाद कई सारे लोगों ने जाकर के जर्मनी से निकल करके अन्य देशों में चले गए, उनको लगता था भाई हिटलर मरवा देगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो खास तौर से युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे कार्यों के तरीकों में परिवर्तन है। अगर आप देखो काम काज के जो तौर तरीके थे, जो कंपनी के तौर तरीके थे, उसमें बहुत परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप देखें, क्योंकि युद्ध के बाद अगर आप देखें पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। अब जो शहर हैं, जो परिवार हैं, इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे परिवर्तन हमको दिखा देता है। अगर देखो युद्ध के बाद अगर आप लोग देखेंगे महिलाओं को समानता को लेकर के और लिंग भेद को लेकर के काफी बात हुई। देखो अगर आप देखेंगे 1900 यानी युद्ध के पहले अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है वह समाज में उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन आप अगर आप हम लोग बात करें जब युद्ध हो गया है, ठीक है, यानी भाई मेरे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड के बाद अगर आप देखेंगे तो महिला समानता का जो मुद्दा, महिलाओं की बराबरी का जो मुद्दा है, वह भी हमको यहाँ पर क्या है उठता हुआ दिखाई देगा। यानी महिला संबंधी जो मुद्दे हैं, महिलाओं की जो समानता की बातें हैं, क्योंकि युद्ध से पहले अगर आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड से पहले देखेंगे तो महिलाओं को समाज में उतनी ज्यादा, समाज में महिलाएं तो हैं लेकिन उनको उतनी ज्यादा आजादी है न घूमने फिरने का है, या महिला तो अकाउंट में खाते तक नहीं, महिलाओं ने काफी संघर्ष किया था। तो यानी महिलाओं की समानता के जो मुद्दे अगर आप देखेंगे युद्ध के बाद हमको दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक बदलाव कई सारे देशों में अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक बदलाव ज्यादा आएगा, क्योंकि एक देश की संस्कृति दूसरे देश में गई, दूसरे देश की संस्कृति से युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक बदलाव, यानी लोगों का खान पान रहन सहन इस प्रकार की जो चीजें हैं, या अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक बदलाव में खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, वस्त्र है, कपड़े हैं, बोल चाल है, शादी विवाह पूजा पद्धति, इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। शहरों में बदलाव होगा, शहर जो है कई शहर तो भाई अगर आप देखेंगे पूरे बर्बाद हो जाते हैं युद्ध के बाद। अगर युद्ध में देखो कई शहर जैसे जापान का नागासाकी हिरोशिमा ऐसे शहर हैं कि जो पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अगर आप देखें युद्ध के बाद ना शहर, वही परिवार, कई सारे परिवार भी अगर आप देखें इन सेकंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो ये आप देखेंगे तो सेकंड वर्ल्ड के बाद इसका बड़ा ही बुरा भी प्रभाव पड़ा, और कहीं कहीं सेक्टर में अगर आप देखें तो अच्छा भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। यानी अगर आप देखें युद्ध के बाद जो प्रभाव पड़ रहा है वो मिला जुला प्रभाव है। कहीं कहीं पर अगर आप देखेंगे तो उसका एक बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव हम लोग देखेंगे, और कहीं कहीं देखोगे तो भाई उसका थोड़ा सा अच्छा प्रभाव भी हम लोगों को शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध नहीं युद्ध के बाद यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलता है। यानी दोनों विश्व युद्ध के बाद, यानी पहला विश्व युद्ध हो या जो दूसरा विश्व युद्ध उसके बाद देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते। 14वां देखो 13वां 14वां लगभग एक जैसा ही चैप्टर है, उससे रिलेट करके आप 13 14 को अगर आप ज्वाइंट पढ़ रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन करके एग्जाम में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो मुझे लगता है 10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो आप लोग बना सकते हो, क्योंकि जिसको भाई छोटा करना आता है उसको आप बड़े भी कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा 15वां चैप्टर जो है 1850 से सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास। देखो एक चीज बताऊं ना, 1850 के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दार्शनिक आएंगे। अगर आप देखेंगे यूरोप में बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे जैसे रूसो हैं, ठीक है, या इस टाइप के बहुत सारे बौद्धिक विचारधारा
का विकास होगा। और यही जो बौद्धिक विचारधारा होगी, नए नए विचारक आएंगे, यहीं पर राष्ट्रवाद और दुनिया भर की जो थ्योरियां थी, जो विज्ञान और विज्ञान का भी बहुत ज्यादा विकास हो गया। यानी 1950 के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यूरोप में विज्ञान का खूब विकास हुआ। विज्ञान में जैसे न्यूटन है, मार्कोनी है, गैलीलियो है, थॉमस एडिसन है, इन सारे नए नए वैज्ञानिक आते हैं। और ये जो नए नए वैज्ञानिक आते हैं, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा यूरोप का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। और भाई मेरे जितना ज्यादा डेवलप होगा तो वहां पर कह सकते भाई कोई अणु बना रहा, कोई परमाणु बना रहा, कोई मिसाइल बना रहा, कोई बंदूक बना रहा, यानी हथियार भी खूब सारे वहां पर कह सकते हो बनते हैं। और जब इतने ज्यादा हथियार है तो हथियारों की दौड़, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 1950 के बाद खास तौर से विज्ञान में बहुत ज्यादा तरक्की। अगर आप देखेंगे तो मार्कोनी ने भैया रेडियो बना दिया, एडिसन ने बल्ब बना दिया। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे, ग्राम बेल ने माइक्रोफोन बना दिया, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अगर आप क्या है कि पूरे यूरोप में होता है। साथ ही साथ आप देख दार्शनिक भी बहुत सारे जैसे रूसो हैं, या इस प्रकार से इमैनुअल कांट हैं। तो इतने ज्यादा दार्शनिक आते हैं, और इन दार्शनिक का जो दर्शन है, उस दर्शन से भी अगर आप देखेंगे तो यूरोप का बहुत ज्यादा विकास होता है। यानी एक तरफ से दार्शनिक है, फिलोसफर बहुत ज्यादा है, फिलोसफी देगा, और बड़े बड़े एक प्रकार से वो लोग अपनी व्याख्यान देंगे, अपनी बातें बताएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विज्ञान में भी बहुत सारा वहां पर विकास हुआ। इसी कारण से अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार जैसी चीजें परिस्थितियां बनती है ना। तो यहाँ पर अगर आप हम लोग जो बात कर रहे हैं कि विज्ञान का विकास और जो दार्शनिकों का विचार है, उससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भाई मेरे सिंपल सी बात है, अगर आप लोग देखेंगे 20वीं शताब्दी में हम लोगों को 2 वर्ल्ड वार देखने को मिलेंगे। भाई दर्शन भी आ रहा, साथ में विज्ञान में भी इतना चमत्कार, और विज्ञान का जो विकास था उससे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर 2 वर्ल्ड वार या 2 विश्व युद्ध भी देखने को मिलते ही मिलते। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक दार्शनिक वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी दार्शनिक के ऊपर भी आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है, तो किसी एक दो दार्शनिक को जरूर याद रखिएगा। बट नहीं भी तो कोई बात नहीं, 10 नंबर वाले में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे, वो 16वां चैप्टर है। ठीक है, 16वां चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो नए सांस्कृतिक रूपों का निर्माण, जिसमें रूमानीवाद से अमूर्त कला तक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो रूमानीवाद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें देखना। यथार्थवाद भैया बिल्कुल सच्चाई जो थी, यथार्थवाद हम उसी को बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो भाई 2 विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो यथार्थवाद की थ्योरी है। यथार्थवाद कहता है रियलिटी क्या है, नहीं वो कहता कि एक प्रकार से जो खास तौर से उदारवाद नहीं, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे जो व्यक्तिवाद है, ये सारी नहीं बल्कि दुनिया बिल्कुल सच्चाई। तो रूमानीवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में रूमानीवाद में साहित्य कला और संगीत जो है, जो हमारा संगीत साहित्य है, जैसे किताबें हैं, कविताएं हैं, एक कला जो है, कला अलग अलग प्रकार की जो कलाएं होती, वास्तुकला है, चित्रकला है, और जो अलग अलग हमारी संगीत कलाएं होती, इसी को यही जो एक है रूमानीवाद, हमें इसमें क्या है पढ़ना पड़ेगा। देखो प्रबोधन से पहले यानी ज्ञानोदय से पहले रूमानीवाद एक कलात्मक और बौद्धिक आंदोलन था। रूमानीवाद क्या एक प्रकार का आंदोलन है। कैसा आंदोलन है जी? रूमानीवाद कलात्मक और बौद्धिक आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? कला का आंदोलन और बौद्धिक आंदोलन के रूप में माना जाता है, जो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में हुआ। यानी जो रूमानीवाद है कब आया? ये 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में रहा। यह प्रबोधन की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित, यानी जो प्रबोधन काल था उसकी प्रतिक्रिया के रूप। प्रबोधन क्या? यानी जब ज्ञानोदय काल है, जब यूरोप में नए नए विचारक आते हैं, नए नए दार्शनिक आते हैं, उसे हम लोग प्रबोधन कहते हैं। प्रबोधन की प्रतिक्रिया के रूप में कह सकते हैं रूमानीवाद है, जिसने तर्क शक्ति को सभी ज्ञान की बुनियादी रूप में, नहीं अगर आप रूमानीवाद में क्या भैया तर्क शक्ति को एक प्रकार से स्थापित किया। बुद्धिजीवी वर्ग ने तर्कशीलता, वैज्ञानिकता का स्वभाव, प्रबोधन के तार्किक चिंतन और मानव जाति के लिए उपयोगिता के बारे में सवाल। यानी अगर आप देखें रूमानीवाद में भैया तर्कशीलता, यानी व्यक्ति जो है हर चीज पर तर्क वितर्क करता है। ठीक है भाई, उसका तर्क है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर अंधविश्वास खत्म हो गया, अंधविश्वास को हटा करके तर्क वितर्क है। वैज्ञानिकता आ गई है। अगर आप देखें अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिकता हर चीज का एक प्रकार से साइंटिफिक है भाई, विज्ञान के रूप में। प्रबोधन यानी ज्ञानोदय
इस प्रकार से, और मानव जाति की उपयोगिता, यानी हर एक चीज भाई मानव के लिए उपयोगी नहीं, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमको कहां पर देखने को मिलते हैं, रूमानीवाद में। रूमानीवाद गहन विचार और भावनाओं से चिन्हित होता है, यानी रूमानीवाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जो गहन विचार हैं, बड़े बड़े जो विचार हैं और भावना है उससे चिन्हित है, और इसने भावनात्मक संवेदनशीलता और व्यक्तिगत व्यक्तिपरकता पर, यानी रूमानीवाद जो है एक प्रकार से संवेदनशीलता पर, भावनात्मकता पर और व्यक्तिपरकता पर, यानी व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व रूमानीवाद में मिला, संवेदनाओं को और एक प्रकार से तर्क शक्ति को, वैज्ञानिकता को, यानी रूमानीवाद में अगर आप देखिए कलाओं को लेकर के बौद्धिक आंदोलन, एक प्रकार का बौद्धिक आंदोलन है, यानी यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान को कह सकते हो बहुत ज्यादा महत्व जब दिया जा रहा, जब जोर दिया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं भैया रूमानीवाद। तर्क के स्थान पर कलात्मक रूमानीवादियों का सबसे महत्वपूर्ण क्षमता थी, एक क्रांतिकारी भावना रूमानीवाद के मूल में थी, जिसने न केवल साहित्य बल्कि चित्रकला, संगीत जैसी सभी कलाओं, यानी रूमानीवाद जो है किसको जी, चित्रकला ही नहीं बल्कि संगीत कला और जो सभी कला है, चाहे वो साहित्य कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, सभी कलाओं को अगर किसी ने प्रभावित किया भैया वो रूमानीवाद है। रूमानीवाद में कह सकते हैं जहां पर ज्ञान विज्ञान और तर्क वितर्क की जब बातें की गई और इसको ज्यादा महत्व दिया गया, उसी को हम लोग बोले भाई रूमानीवाद। ठीक है, रूमानीवाद प्राकृतिक विश्व को महत्व देते थे, यानी रूमानीवादी जो थे प्राकृतिक विश्व को महत्व देते थे। उन्होंने समाजवादी परिपाटी को छोड़ दिया, वह आम आदमी के जीवन को, यानी रूमानीवादी जो लोग हैं वो किसको जीवन देते थे, जो आम आदमी का जीवन है, सिंपल जीवन जियो रूमानीवादी। फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, तीनों यूरोपीय देशों में थे, यानी रूमानीवादी जो थे भाई, रूमानीवाद कहाँ कहाँ रहा, रूमानीवाद फ्रांस में था, जर्मनी में था, इंग्लैंड में था, यहाँ पर हम लोगों को रूमानीवाद देखने को मिलता है। जो सबसे पहले रूमानीवादी के आंदोलन से प्रभावित थे, यानी रूमानीवाद का जो आंदोलन है सबसे पहले भाई फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, इन देशों में रहा, और सबसे ज्यादा रूमानीवादी आंदोलन से लोग प्रभावित हैं। प्रकृति की सुंदरता हो, रोमांस हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, रूमानीवादियों के पसंदीदा विषय बन गए, यानी रूमानीवादियों का विषय क्या भाई, प्रकृति की सुंदरता, रोमांस, विचार की स्वतंत्रता, ये रूमानीवादियों का विषय है। इस दौरान साहित्य के रूप में उपन्यास खूब लोकप्रिय हो, संगीत में भी रूमानीवाद का एक संगीतकार, संगीत रचयिता आजीविका कमाने के नए अवसर देखते थे, यानी एक प्रकार से रूमानीवाद देखें तो ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क संगीत साहित्य सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता, जब इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया रहा, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रूमानीवाद कह रहे हैं। रूमानीवाद में अगर आप देखेंगे तो भाई साहित्य को, कला को, संगीत को प्रभावित किया, यानी रूमानीवाद जो किसको प्रभावित किया भाई, जो हमारा साहित्य है, लिटरेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको प्रभावित किया। दूसरा अगर आप लोग जो हमारी जो कला है, संगीत, इसको किसने प्रभावित किया है, रूमानीवाद ने प्रभावित किया है। और कैसे यूरोप में रूमानीवाद दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया, यानी रूमानीवाद कह सकते हैं कि यूरोप से भैया और जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड से जो रूमानीवाद है वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो रूमानीवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूमानीवाद में हमें साहित्य की हम लोग बात करें, साहित्य मतलब जो किताबें होती, जो पुस्तकें होती, जो ज्ञान विज्ञान बुद्धि की हम लोग जो बात करते हैं, तर्क शक्ति की जो बात करते हैं, वो हम साहित्य की बात करते हैं। तो रूमानीवाद में साहित्यिक हैं, जो किताबें लिखी गई, जो पुस्तकें लिखी गई, जो उनकी और रूमानीवाद है, अलग अलग लोगों ने जो लिखा कि कविताएं, ये सारी रूमानीवाद में। तर्क वितर्क की हम लोग बात करें, दूसरा रूमानीवाद में अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरा जो चीज यहाँ रूमानीवाद में शामिल किया जाता है कला भाई। रूमानीवाद आंदोलनों ने कला पर अपना महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, एक कलात्मक सौंदर्य विकसित किया है, यानी आप देखेंगे तो कलाओं पर भी रूमानीवाद का क्या है, अपना महत्व है, उसका प्रभाव। कलाएं कई प्रकार की कला है, जैसे संगीत कला है, वाद्य कला है, गायन कला है, नाट्य कला है, इन कलाओं पर भी अगर आप देखेंगे रूमानीवाद का प्रभाव हम लोगों को संगीत पर भी अगर आप देखेंगे तो रूमानीवाद का एक बड़ा प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो रूमानीवाद इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, और रूमानीवाद आपके आ सकता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूमानीवाद को लगाना, और रूमानीवाद पेपर में 10 या 20 नंबर में आने की इसकी सबसे ज्यादा संभावना कोई क्वेश्चन की, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं, इस क्वेश्चन की भाई मेरे सबसे ज्यादा। आधुनिकता वाला क्वेश्चन भाई, आधुनिकता क्या होती है, प्रेजेंट टाइम में जो आधुनिकता सब समझते ना कि नए नए कपड़े, नए नए भाषा, नए नए वस्त्र, नई जो नई नई चीजें हैं, उसी को हम लोग भाई मेरे आधुनिकता बोला जाता है। ठीक है, और रूमानीवाद हो वो आधुनिकता है, आधुनिकता तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो इसलिए रूमानीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो पूछा जा सकता है। और आधुनिकता तो आप सबको पता क्या होती है, यथार्थवाद मतलब ये जो सच्चाई, उसी को हम बात करें, वो जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई होती है, उसे हम लोग यथार्थवाद बोलते हैं। अब यानी जो व्यक्ति है
वो एक प्रकार से यथार्थवाद कहता है व्यक्ति हमेशा अपना शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो शक्ति की बात करता है, यानी हर व्यक्ति एक प्रकार से शक्ति प्राप्त करना चाहता है ताकि हर चीज को कंट्रोल कर सके, हर चीज पर अपना अधिकार जमा सके, हर चीज पर अपना प्रभुत्व जमा सके, ये यथार्थवाद कहता है। रूमानीवाद, यथार्थवाद, आधुनिकता, ये इंपॉर्टेंट है और ये 16वें चैप्टर में रहा। अगला देखिएगा हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 17 रहेगा। चैप्टर नंबर 17 क्या है? संस्कृति और विचारधाराओं का निर्माण, जिसमें नस्ल, वर्ग और लिंग भेद। भाई ये नस्ल क्या होती है? नस्ल का जैसे कोई इंडियन है, भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीका है। तो अगर आप देखेंगे यूरोप में भैया नस्लवाद बहुत रहा। नस्लवाद मानते हैं, गोरे काले का जो भेद है, अगर आप देखो यूरोप में ना, तो एक गोरा अंग्रेज है, काला अंग्रेज है। तो गोरे और काले अंग्रेजों में जो एक प्रकार से भेदभाव है, जो शोषण है, दमन है, उसी को हम लोग बोलते हैं नस्लवादी विचारधारा। अब लोग समझते हैं, इसी को बोलता है भैया नस्लवाद। नस्लवाद यानी गोरे, भाई यूरोप में अगर आप देखोगे तो देखोगे कुछ यूरोप के कुछ देश हैं जहां आदमी बहुत काला काला बिल्कुल होता है, जैसे अफ्रीका का आदमी जो होता है। अगर आप देखेंगे जैसे वेस्ट इंडीज के लोग हैं, क्या हैं? बिल्कुल काला होता है, जैसे जैसे हम लोगों के यहाँ भाई तवा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो फ्रांस है, इंग्लैंड है, यहाँ के लोग भैया बिल्कुल गोरे गोरे होते हैं। ये नस्लवाद है, ये यानी गोरे और काले में जो एक प्रकार की जो विचारधारा, भैया तुम गोरे हो, हम काले हैं। गोरे लोग खुद को बेहतर मानते थे और कालों के साथ, काले लोगों के साथ क्या करते, एक प्रकार से छुआछूत करते थे। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई नस्लवाद विचारधारा। अगला एक और लिंग भेद विचार। लिंग भेद का सिंपल सा बात है, जहां पर लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है उसे हम लिंग भेद विचारधारा के नाम से जानते हैं। लिंग भेद मतलब यानी जहां पर लड़के लड़कियों में भेदभाव कहा जा रहा है, लड़का और लड़की में जब भेदभाव होता है उसे हम लोग बोलते हैं भाई मेरे लिंग भेद। आप लोग समझ रहे हो कि जैसे मान लो कि लड़कियों को, महिलाओं को अगर आप देखें उतने ज्यादा समाज में अधिकार नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया, जिसका हम लोग बोलते हैं नारीवादी आंदोलन। एक शब्द है नारीवादी आंदोलन। नारीवाद क्या है? नारीवाद का मतलब होता है कि जब महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नारीवाद कहते हैं, ठीक है। लिंग भेद यानी लड़के लड़की में जब भेदभाव किया जाता है, भाई लड़कियों को भाई लड़कों के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, या हमारे घर परिवार में जब भेदभाव है, ये यूरोप में भी भेदभाव भयंकर लेवल पर रहा। तो आपके लिए नस्लवाद विचारधारा और लिंगवाद विचारधारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके पेपर में अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। वर्ग विचारधारा क्या? वर्ग मतलब क्लास, जैसे अमीर और गरीब का वर्ग होता है, दो ही वर्ग हो, तो वर्ग में इससे हम लोग बात करें, जिसमें अगर आप देखें यहाँ पर जो वर्ग की विचारधारा ये बताएगी पूंजीवादी एक तरफ लोग हैं, वर्ग है, और एक तरफ समाजवादी लोग हैं। उसी प्रकार से अगर आप एक तरफ पूंजीपति और दूसरा तरफ मजदूर है, दो वर्ग है ना हमारे समाज में, दो वर्ग है। एक तरफ जी पूंजीवादी, पूंजीवादी में जो जो बहुत अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ जो मजदूर लोग हैं। तो पूंजीवादी और इसमें भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा भेदभाव है, ठीक है। तो ये वर्ग बोलते हैं। वर्ग को हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे समाज में अलग अलग, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये भी अलग अलग वर्ग है ना, इसको बोल देते हैं। तो वर्ग विचारधारा, नस्ल विचारधारा और लिंगभेद विचारधारा, ये तीनों चीजें मैंने आपको डिफरेंस बता दिए। आप लोग इसको बना करके अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गए तो मुझे लगता है आने की इसकी संभावना ज्यादा है। ये 20 नंबर में या 10 नंबर में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा जरूर। आखिरी मुझे लगता कि आखिरी के जो चैप्टर है थोड़ी इजी है, आसान है। शुरुआत के जो चैप्टर थे उनको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, जो आपको पहले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, उसमें मैंने डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। बाद के जो चैप्टर है थोड़ा इजी है, आसान है, यहाँ से ज्यादातर 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन 20 भी नंबर का पूछा जाता तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से क्या है भाई मेरे लिख पाओगे। तो नस्ल विचारधारा, वर्ग विचारधारा और लिंग भेद विचारधारा, तीनों को पढ़ के जाओगे तो आपको अच्छा ही बेस्ट रहेगा। तीनों को मैंने बता भी दिया है, लगभग क्वेश्चन इसी में से आएगा और कहीं बाहर से आने की संभावना नहीं है। और मैंने इसका 2 वीडियो बनाया, आप लोग पहला भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसका 2 वीडियो का, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको सारा मिल जाएगा।